हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य कामना के साथ ये सेशन की शुरुआत कक्षा 9 समाज विज्ञान पार्ट 3 नागरिक शास्त्र के पाठ 5 लोकतांत्रिक अधिकार का सेशन आपके पास जा रहा है। इस सेशन में आपके लिए मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करता हूं। आप इसकी व्याख्या करना। हर सेशन में मैं बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला बना के भेजता हूं। इस पाठ को मैं ऐसा समझाऊंगा कि आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न बनाएंगे, आप लोग व्याख्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, समझने का प्रयास करना। कोशिश रहेगी कि आपकी समझ में आवे और आप इससे अधिक से अधिक प्रश्न बनावें। जैसे मैं एक पाठ से कम 60-70 प्रश्न, 100 प्रश्न ऐसा बना देता हूं, वैसा ही प्रश्न आपको बनाना है। कमेंट भी करना है कि आपने कितने प्रश्न बनाए हैं। तो देखिए, इस पाठ में जो मुख्य बातें हैं वो आप समझें। एक है, 3 देशों का नाम दिया गया है। एक है गुआंतानामो बे की जेल, यहाँ पे क्या हुआ। दूसरा है सऊदी अरब में नागरिक अधिकार क्या हैं। और तीसरा है कोसोवो में जातीय नरसंहार। देखिए, आपके जो ये 5वां पाठ है, इसका ये पार्ट 3 मुख्य पॉइंट देखना है आपको कि इन 3 पॉइंटों पे हम समझाने का प्रयास करते हैं। इन 3 जगहों पर क्या हुआ। तो जैसे गुआंतो नामो बे जेल, तो ये भाई क्या है, ये एक क्यूबा में स्थित टापू जैसा है जिस पर अमेरिका का कब्जा है। मान लीजिए अमेरिका की जेल है। अमेरिकी फौज ने क्या किया, दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से करीब 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया और पकड़कर इसी जेल में, गुआंतानामो बे स्थित जो जेल है वहां डाल दिया। क्यों भाई डाला, क्यों यहाँ पे कैद कर दिया? क्योंकि अमेरिका ये सोचता है, अमेरिका ये सोच रहा था कि जो 21 सितंबर 2001 को हमला हुआ था न्यूयॉर्क के टावर पर, तो उस हमले से इन लोगों का संबंध था। इसमें एक व्यक्ति थे, अनस के पिता थे जमील उल बन्ना। उन 600 लोगों में से ये भी एक थे जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से खबर मिली थी, बताया ही नहीं गया कि तुम्हारे पिताजी जमील उल बन्ना को जेल में डाल दिया गया है, उनके साथ कैदियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, उनको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अमेरिकी सेना इन लोगों को गिरफ्तार करके ना पूछताछ कर रही थी बार बार। ये जो हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? ना तो इन लोगों के ऊपर कोई मुकदमा चलाया जा रहा था, ना इन लोगों की कोई बात सुनी जा रही थी। इन लोगों के साथ पशुवत व्यवहार किया जा रहा था। विश्व संगठन भी इसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। बार बार
20 संगठन आवाज उठाते रहे पर अमेरिका मनमानी करता रहा। ये क्यूबा की उस जेल में जो 600 व्यक्ति बंद थे उनको प्रताड़ित करता रहा, उनसे पूछता रहा 11 सितंबर 2001 के हमलों से आप लोगों को क्या ताल्लुक है। जो उनकी इच्छा होती थी उनको खाना दे दिया जाता था, उनको पानी दे दिया जाता था। जिस हालात में अमेरिका चाहता था उस हालात में 600 लोग रहते थे। फिर मानव अधिकार आयोग किसी तरह से सूचना इकट्ठी की इन 600 लोगों के बीच कि इन 600 लोगों के बारे में सूचना इकट्ठी किया। उसके बाद में जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी जांच करवाई गई, स्वतंत्र जांच से इस बात की पुष्टि हो गई, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को भी मानने से इनकार कर दिया। पहले तो किसी को पता नहीं चलने दिया, पता भी चला तो मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, मतलब ये जो विश्व स्तर के संगठन हैं, इन्होंने अमेरिका के ऊपर दबाव डाला पर अमेरिका इनकी बात को भी नहीं माना। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरा है सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। देखिए, सऊदी अरब में एक वंश का ही शासन चलता है, वो राजा या राजशाही राजघराने से आता है। वहाँ चुनाव जैसा या बदलने जैसा, राजा को बदलने जैसा कोई नियम नहीं है। शाही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का राजा जो वहाँ का होता है वही विधायिका चुन लेती है, वही कार्यपालिका नियुक्त कर देती है, और जो वहाँ का राजा का फैसला होता है वही मान्य होता है। वहाँ लोग राजनैतिक संगठन नहीं बना सकते, मीडिया की मर्जी नहीं चल सकती। मीडिया राजा की आज्ञा से ही कोई खबर छाप सकता है, नहीं तो मीडिया कोई खबर नहीं छाप सकता। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है। सिर्फ यहाँ मुसलमान यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। दूसरे धर्मों के लोगों के अंदर ही अपने पूजा पाठ का क्रियाक्रम, जो पूजा पाठ करते हैं वो अपनी अंतरात्मा में या अपने घर के अंदर कर सकते हैं। सार्वजनिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों में वो नहीं कर सकते। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से निम्नतर समझा जाता है। उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी होती हैं। मर्दों को जल्दी से ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे बराबर यहाँ की औरतों को भी अधिकार मिले, पर नहीं मिल पा रहा है। सऊदी अरब में भी 2015 में स्त्रियों को मताधिकार दिया गया, पर वहाँ का जो मर्द, वहाँ का जो मर्द सम है, वहाँ का जो जनता है, उसको ये सोचना चाहिए कि पुरुषों के बराबर ही महिलाओं को अधिकार मिले और राजा के ऊपर, राजा के खिलाफ ये दबाव बनाना चाहिए। फिर तीसरा है कोसोवो में जातीय नरसंहार। यूगोस्लाविया का नाम सुना होगा ना। यूगोस्लाविया का एक प्रांत था, कौन सा? कोसोवो। यहाँ अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज के हिसाब से सर्ब लोग बहुसंख्या में थे, और यही उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त यहाँ चुनाव में जीत हासिल करते हैं। मिलोसेविक को यहाँ का राजा नेता बना देते हैं। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति कठोर व्यवहार किया, उनकी इच्छा का दमन किया। सर्ब नेताओं
को उन पर अत्याचार करने की छूट दी। 74 वर्षीय एक ऐसी घटना के बारे में आपको बता रहा हूँ, इस घटना से ही प्रश्न पूछा जा सकता है। 74 वर्षीय वतीसा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेज के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज़ सुनी, पर उनको ये एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई। तभी उनका दरवाज़ा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ पर हैं? बतीसा याद करती, उन्होंने इजेज की छाती में 3 गोलियां दाग दी। वो जब तक सोचती कि मैं बताऊं क्या है भाई, पूछूं क्यों आए हो, तब तक 3 गोलियां उनके सीने में दाग दी। उसके सामने ही, बतीसा के सामने ही उनके पति की मौत हो जाती है। सैनिकों ने उसकी अंगुली से शादी की अंगूठी, जो शादी में अंगूठी मिली थी, वो भी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं भी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने मेरे घर में आग लगा दी। इन्होंने, बतीसा ने अपने बयान में ऐसा बताया। वो बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उनके पास ना तो मकान था, ना तो पति था, और ना शरीर पर पहनने वाले कपड़ों के अलावा और कोई सामान था। तो इस तरह से ये तीनों बातों को भी आपको ध्यान रखना है, इन पर भी प्रश्न बनते हैं। अब अगला है, अधिकार क्या है? तो देखिए, संक्षेप में हम बताते चल रहे हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई अपना विकास नहीं कर सकता है। अगर आपके पास अधिकार नहीं है, तो जैसा कि बोला जाता है कि अधिकार है तो आपका जीवन सुलभ है, आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। पर आप किसी के अंडर में, किसी के दबाव में हैं, तो आपका जीना दुश्वार हो जाता है। अब ये कि लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्या है, तो लोकतंत्र में अधिकारों को होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देना, चुनाव लड़ना और अपने प्रतिनिधियों का जिताना आवश्यक होता है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए अपने विचारों को व्यक्त करने, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की खास भूमिका होती है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। अधिकार स्थितियों को बिगाड़ने की एक तरह से गारंटी जैसे, अगर कुछ नागरिक अधिकारों को हड़पना चाहते हैं तो स्थिति बिगड़ सकती है। ये स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक संस्थाओं में नागरिक अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं। अब अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में क्या अधिकार है? तो भारतीय संविधान में क्या अधिकार है, तो देखिए भाई, इस पे मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न बनाना है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब भारतीय संविधान में अधिकार, तो पहला अधिकार क्या है भाई? समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है भाई, 14 से 18 तक है। आप 14 में पहले एक एक अनुच्छेद की यहाँ पे व्याख्या करते चलेंगे, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन बन पाएंगे। जितना आप चाहेंगे, 40, 50, 100, 200, आप जितना अच्छी तरह से पाठ को समझ लेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना सकते हैं। पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है।
इसका वर्णन भाग 3 में है। संविधान के अध्याय 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आप देखते हैं समानता का अधिकार में नंबर 14, पहले 14 समझ लें। संविधान में कानून के क्षेत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। कानून की दृष्टि में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सभी को वो समान दृष्टि से देखता है। धर्म, लिंग, भाषा, जात एवं स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। फिर दूसरा है अनुच्छेद 15, सार्वजनिक स्थानों के उपभोग में समानता, या आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, विभेद से स्वतंत्रता या विभेद में की समानता। चलिए, इस अनुच्छेद के आधार पर सामाजिक समानता की व्यवस्था की गई है। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों जैसे तालाबों, नहरों, पार्कों, कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, यहाँ पे उन सार्वजनिक स्थानों की सूचियां बहुत लंबी हो जाएंगी, किसी भेदभाव के कारण किसी के साथ गलत नहीं किया जाएगा, सभी उसका उपभोग कर सकते हैं। धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधारों पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर 16 में क्या है, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में समानता या अवसर की समानता, जो भी आपको अच्छा लगे। तो सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को धर्म, जात, लिंग, भाषा एवं स्थान के आधार पर उनके साथ सभी को समानता के दृष्टि से देखा जाएगा, सभी को अवसर दिया जाएगा वो नौकरी प्राप्त करने का। फिर अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। 1976 में भारतीय संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। किसी को छुआछूत, ऊंच नीच इस आधार पर एक दूसरे से अलग नहीं समझा जाएगा, सभी व्यक्ति समान हैं। अगला अनुच्छेद 18 में किसी भी अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। केवल सेना और शैक्षिक उपाधियां दी जा सकती हैं और उपाधियां किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएंगी, ये समाप्त कर दिया गया है। और कोई उपाधि अगर मिलती है तो भारत के राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन के बाद ही आप ले सकते हैं। अब अगला देखिए, इसको फिर हम व्याख्या करते रहेंगे तो व्याख्या करते ही रह जाएंगे। अब अगला स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार आपको बहुत कठिन लगता है, इसलिए हम स्वतंत्रता का अधिकार आपको बाद में बताते हैं। समझिए, इसको पॉइंट टू पॉइंट दे के आपको समझाने का प्रयास करेंगे तो अब आपकी समझ में आएगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार बाद में आपको बताते हैं, पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए, इसमें 2 अनुच्छेद हैं, जैसे उसमें 14 से 18 तक बताया, स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से 22 तक है। अब स्वतंत्रता का अधिकार हम बाद में आपको समझा रहे हैं, पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार समझें। इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। देखिए, मानव की खरीद फरोख्त या बेगार प्रथा या बलात् श्रम का अंत कर दिया गया है। ना मनुष्य को खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना उनसे बिना पैसे दिए हुए श्रम करवाया जा सकता है, या बिना उनकी मर्जी के भी
उनसे काम नहीं लिया जा सकता। ये अनुच्छेद 23 में लिखा गया है। अनुच्छेद 23 में ये सारी बातें हैं। और विशेष रूप से पहले क्या होता था, मनुष्यों को खरीदा बेचा जाता था, उनका व्यापार किया जाता था, वो सब भी बातें अब समाप्त कर दी गई हैं। अनुच्छेद 24 में देखें, 24 में है तो आप समझिए 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी जोखिम के काम में या खान या कारखानों में नियुक्त नहीं किया जाएगा। उनके सुकुमार अवस्था की देखभाल होनी चाहिए। फिर अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। फिर चौथा देखें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट देके आप लिखने का प्रयास करेंगे। अंतःकरण की स्वतंत्रता या धर्म पालन की स्वतंत्रता या पूजा पाठ की स्वतंत्रता, ऐसा आप कुछ भी हेडिंग डाल देंगे तो नागरिकों को अपने अपने विश्वास के अनुकूल धर्म पालन तथा उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को, चाहे वे भारत के नागरिक हों या विदेशी, अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई हो। जैसे कि सिख कृपाण लेकर चलते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत। फिर धार्मिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता। देखिए, अपने धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप संगठन अपना बना सकते हैं, अपना कुछ व्यक्ति मिलके उनका संगठित होकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। ये आपको अधिकार है अनुच्छेद 26 में। फिर अनुच्छेद 27 में क्या है, अनुच्छेद 27 में है धर्म के नाम पर इकट्ठा की गई संपत्ति पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी कर नहीं लगाएगा। ये कर मुक्त राशि होगी, इस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। फिर अनुच्छेद 28 में क्या है, अनुच्छेद 28 में धर्म या धार्मिक विषयों में राज्य की तटस्थता। अनुच्छेद 28 के अनुसार राजकीय निधि से चलने वाली किसी भी सरकारी अथवा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता हो गया 25 से 28 तक। अंतःकरण की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, कर में छूट की स्वतंत्रता, और किसी धार्मिक शिक्षा संस्थानों में कोई धर्म की शिक्षा ना दी जाने की स्वतंत्रता। ये अधिकार हैं, ये स्वतंत्रताएं हैं। फिर है अगला सांस्कृतिक और शैक्षिक आधार। इस आधार पर कौन से अधिकार आपको मिले हैं, तो जैसे भाई आप हेडिंग डाल के लिखना चालू करेंगे तो अच्छी बात है, हेडिंग पॉइंट दे देंगे ना तो अच्छा रहता है, आपको याद करने में भी, आपको पढ़ने में समझने में ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो पहला जो भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा व लिपि की रक्षा, विकास एवं प्रोत्साहन का अधिकार है। अपनी स्थानीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए वे स्वतंत्र हैं, बशर्ते किसी अन्य वर्ग को इससे क्षति न पहुँचे। उनकी इस शिक्षा से दूसरे वर्ग को कोई हानि ना पहुँचे, मतलब समरसता की भावना बनी रहे, बंधुत्व की भावना बनी रहे, देश में कोई उपद्रव या कोई दंगे या आपसी वैमनस्यता ना आवे। इस आधार पर अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार। तो अनुच्छेद 30 में है इसका वर्णन।
भाषा अथवा धर्म के आधार पर भारत के प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को, देखिए संविधान में कहीं भी किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्ग आया है तो वो है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में ही केवल एक बार संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग आया है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे विद्यालयों को सरकार द्वारा सहायता देते समय उक्त शिक्षा संस्थानों के प्रति इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा कि वो अल्पसंख्यकों के प्रबंधन के अधीन हैं। सरकारी सहायता प्राप्त प्रत्येक शिक्षा संस्थान में प्रत्येक नागरिक का प्रवेश हो सकेगा। धर्म, भाषा अथवा जाति के कारण किसी को भी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने से नहीं रोका जा सकेगा। अनुसूचित जातियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इनके लिए इन संस्थाओं में स्थान सुरक्षित कर दिए गए हैं। फिर अगला अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भाई संविधान के हृदय और आत्मा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रिट निकालती है, 5 प्रकार के ये आदेश जारी करती है। नंबर 1 देखेंगे, इसको इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का हृदय और आत्मा कहा है, या भाग 3 का संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत की अंतरात्मा है, ऐसा अंबेडकर जी ने कहा है। अब ये 5 रिटें कौन सी हैं, 5 आज्ञाएं कौन सी हैं, या 5 बातें कौन सी हैं? तो नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख या रिट। जैसा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा, किसी बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो, उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है ये रिट, जिसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया रहता है। न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारियों को आदेश देता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके और उसको अनुचित और गैर कानूनी रूप से बंद किए गए व्यक्ति को उसकी सुरक्षा, उसके प्रति न्याय हो सके। फिर दूसरा है परमादेश। परमादेश में क्या होगा? जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो न्यायालय परमादेश जारी कर उसको अपना कर्तव्य पालन करने का आदेश जारी कर देती है। फिर तीसरा है प्रतिषेध। तो ये लेख न्यायालय अपने ही खिलाफ सुना सकते हैं, अपने ही अगर उसके निर्णय से प्रभावित होता है नागरिकों के अधिकार, तो वो इस पर भी फैसला दे सकती है। यह लेख सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में वे अपने यहाँ कार्यवाही ना करें, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इस लेख का उद्देश्य क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई न्यायिक त्रुटियों में सुधार करना। फिर होता है अगला पे आ जाएं उत्प्रेषण का लेख। तो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ये निर्देश जारी करता है कि इस लेख के अनुसार कि इस विषय पर आप कार्रवाई करना रोक दें,
ये विषय आपके अंतर्गत नहीं आता है, इस विषय को हमारे यहाँ उत्प्रेषित कर दें, हमारे यहाँ भेज दें। फिर 5वां क्या है? अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसके रूप में वो कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार ही नहीं है, तो न्यायालय ये लेख जारी करके उस व्यक्ति से पूछता है, आप किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहे हैं, आपको क्या पावर है, आपको यह अधिकार किसने दिया है। और यदि वो गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोर्ट दंडात्मक कार्यवाही करती है। अब यहाँ पे जैसे मानवाधिकार भारत में 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार गठित हुआ। विश्व स्तर पर भी मानवाधिकार का गठन हुआ है। इनका कार्य है देश में सभी मनुष्यों को उच्चतम विकास करना, स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो। आप जैसा कि मैं आपको बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार आपको समझ में नहीं आता है, कई बार कमेंट आ चुके हैं, कई बच्चे बोल चुके हैं, तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिख कर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार आपका सब पूरा कर दिया हूँ, पर एक अधिकार ये बचा है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता को अधिकार को आप देखिए भाई, अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है, बात को अच्छी तरह समझना। 19 का में वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जनमत निर्माण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अखबार की छापने की स्वतंत्रता, ये सब 19 का में आएगा। जो आपके अंतरात्मा में है वो आप किसी का उससे नुकसान ना हो, देश का अहित ना हो, अपनी बात को आप कह सकते हैं। दूसरा है शांतिपूर्ण, शांतपूर्ण समझ रहे हैं ना, शांतपूर्ण और बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार। भाई अगर आप हथियार लेके शांतपूर्ण सम्मेलन करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये तो आप समझ लें, शांतपूर्ण तभी रह सकते हैं जब आपके पास हथियार ना हो। अब समझिए, बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन आप कर सकते हैं। फिर संगम या संघ बनाने का, आप अपनी पार्टी बना सकते हैं, अपना संघ बना सकते हैं। आप कुछ लोग व्यक्ति मिलके 100, 50, 200, 10, 20, 1000, लाख मिलके एक संगठन बना सकते हैं, संगठन खड़ा कर सकते हैं। ये जो राजनीतिक दल वगैरह बनते हैं ना, इसी अनुच्छेद 19 गा के तहत ही बनते हैं। तो आप बना सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। फिर अगला है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवागमन का अधिकार। देखिए जितने अधिकार ये गिना रहे हैं ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप संगम या संघ बना लिए या राजनीतिक पार्टी बना लिए, दल बना लिए, तो क्या करेंगे? प्रचार करेंगे ना भाई। देश के किसी भी हिस्से में आप जा सकते हैं, कहीं भी आपको आवागमन की छूट रहेगी, तभी तो आप अपना प्रचार करेंगे, तभी तो आप अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। फिर है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप गुजरात में प्रचार करने गए हैं, तो वहाँ क्या करेंगे? रुकेंगे, ठहरेंगे, वहाँ रुक कर, वहाँ बस कर प्रचार करेंगे। क्यों बस जाएंगे भाई? अरे प्रचार करके वापस भी आ सकते हैं ना। अरे भाई वहाँ प्रचार करेंगे तो मान लो खाने पीने को 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, 10 दिन लगा, तो खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए। और उसके लिए आप कैसे करेंगे खाने पीने का इंतजाम? कोई व्यापार करेंगे, कोई उपजीविका वहाँ पे चलाएंगे, कोई भाई आमदनी का जरिया तो वहाँ बनाएंगे। वो आमदनी का जरिया बना दिया तो आप वहाँ पर बस कर ही वो अपना व्यापार धंधा कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 6
19 का 6। अब अगला आ जाए 20 को देखें। 20 और 22 में तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना है और इसलिए इस पर हम पॉइंट लिख कर आपके सामने दिखा रहे हैं। 20 में और 22 में बहुत मामूली अंतर है, इसलिए आप समझने का प्रयास करना है। 20(1) में क्या है, 20(1) में क्या है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कोई आपने अपराध किया है, जब अपराध किया था उस वक्त उस अपराध के लिए क्या दंड की व्यवस्था थी। जब भी आपके साथ न्याय होगा, जब भी आपके साथ दंड आपको मिलेगा, उस समय के कानून के अनुसार ही आपको दंड मिलेगा, ना कि आज के 20 साल पहले कोई दंडनीय कार्य किया है और उसको आज के हिसाब से दंड मिले, ऐसा नहीं होगा। आपके उस वक्त जो दंड की व्यवस्था थी वही व्यवस्था के अनुसार आप दंड पाएंगे। अब फिर दूसरा क्या है, 20(2) में देखें, दोहरी दंड से संरक्षण। आप एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किए जा सकते हैं। मान लीजिए एक बार आपने चोरी किया, आप गिरफ्तार हुए, न्यायालय ने आपको दंड दिया, आप दंड का भुगतान किए, दंड आपका समाप्त हुआ, तो फिर उसी चोरी के लिए आपको दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण। फिर तीसरा है 20(3) में, 20(3) में अपने विरोध गवाही देने से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उनकी शारीरिक और मानसिक ताड़ना देकर उनको अपने ही खिलाफ बोलने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर ऐसा दबाव नहीं डाला जाएगा कि वो अपने विरुद्ध गवाही या साक्ष्य प्रस्तुत करें। वो बात सही है कि वो अपने जो दंड किया है उसको हाँ भले वो बता दे कि हाँ हमने ये किया है, पर शासन, सरकार या कोई वादी प्रतिवादी ये दबाव नहीं डाल सकता है कि आप अपने विरुद्ध गवाही दे दें। फिर अनुच्छेद 21 में मानवाधिकार आ गया, सूचना का अधिकार आ गया, शिक्षा से संबंधित अधिकार आ गया, जीने का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार आ गया, स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार आ गया है। ये जीवन से संबंधित जो भी अधिकार हैं सब अनुच्छेद 21 में आएंगे। अनुच्छेद 21 ही एक ऐसा अधिकार है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। वो चाहे आपातकाल हो, चाहे वित्तीय आपातकाल हो, संकट का कोई भी दौर हो, आपसे कोई भी सरकार, कोई भी संस्था जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। तो इसमें ये बहुत ही व्यापक अधिकार है। जो भी आप अधिकार जीने से संबंधित आप देखते हैं अपने अगल बगल के वातावरण में, वो सब अधिकार जीने के अंतर्गत आता है। फिर अगला है 22। देखिए 20-22 को मैं बोला हूँ कंपेयर करके पढ़ना भाई, तभी समझ में आएगा। यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं ये 20 में है या 22 में है, ये 22 में है या 20 में, इसलिए दोनों स्क्रीन पर पॉइंट दे दिया हूँ। अनुच्छेद 22 में क्या है, जानने का अधिकार। 22(1) में क्या है, जानने का अधिकार। 20(1) में क्या था, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। उस वक्त की विधि क्या थी उसके तहत आपको दंड मिलेगा। पर अनुच्छेद 22 में क्या है, 22(1) में क्या है, जानने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है उसको किस दंड के अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका वारंट क्या है। यदि पुलिस आपको
गिरफ्तार करने पहुंचती है तो आपको ये जानने का अधिकार है किस दंड के, किस अपराध के खिलाफ मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। ये आपको जानने का अधिकार है अनुच्छेद 22(1) के तहत। दूसरा है 22(2) प्रस्तुत करने का अधिकार। मान लीजिए आप जान गए कि हमें इस अपराध में गिरफ्तार किया गया है, तो आपको ये अधिकार है कि 24 घंटे के भीतर भीतर निकटतम न्यायालय के समक्ष आपको पेश किया जाए। यदि 24 घंटे से ज़्यादा होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार संरक्षण के तहत उस थाने पर या वहाँ जो आपको 24 घंटे तक अपने पास बंदी करके रखा है उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। तो ये आपको अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी बंदी व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को समीप के न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए, प्रस्तुत करने का अधिकार है उसके पास। फिर अगला है बचाव करने का अधिकार। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को कोई ये दबाव नहीं डाल सकता कि आप अपने खिलाफ कोई वकील ना करें। वो दंडित व्यक्ति, वो गिरफ्तार व्यक्ति अपने पक्ष में अच्छा से अच्छा वकील कर सकता है। इस पर कोई संस्था रोक नहीं लगा सकती है। उस गिरफ्तार व्यक्ति को अच्छा सा अच्छा वकील करने का, अपना बचाव करने का, अपने को निर्दोष साबित करने का अधिकार है। तो 20 और 22 देखा एक दूसरे के पूरक हैं और विशेष रूप से 20, 21, 22 तीनों पूरक हैं। पर अनुच्छेद 20 के 3 उपखंड हैं, अनुच्छेद 22 के 3 उपखंड हैं। इनको आपको विशेष रूप से पॉइंट टू पॉइंट जानना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये मौलिक अधिकारों की श्रृंखला थी। इस पाठ से केवल एक ही सेशन जा रहा है। व्याख्या करने का सरल शब्दों में प्रयास किया हूँ। आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप कितने बहुविकल्पीय प्रश्न बना ले गए हैं। जैसा बताया अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32, अच्छा बीच में 31 नहीं बताया ना, 31 में संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है। अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है, उसको वैधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अनुच्छेद 31 सब मौलिक अधिकार नहीं है। और पहले 7 मौलिक अधिकार थे, पर जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया उसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 से निकालकर अनुच्छेद 300 का में उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार एक जगह और दिया गया था 19 में। जब आप उपजीविका करेंगे, धन कमाएंगे, वहाँ बस जाएंगे, तो वहाँ भी आपके पास संपत्ति होगी, तो वो भी आपका विधिक अधिकार वहाँ भी बना दिया गया है। इसमें के मुंशी, पंडित भार्गव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर ने इसको कोई जन्म कुंडली कहा है, कोई जनपत्र का कहा है, कोई आत्मा कहा है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सेशन बड़ा ना हो और आपको अच्छी तरह समझ भी आए, ये प्रयास किया हूँ। अब इस पर आप अपने आप से बहुविकल्पीय प्रश्न बनाएंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न बनाएंगे तो 4 विकल्प देंगे। अभी इस पाठ में ये 5 पाठ हो गए। नागरिक शास्त्र का 5वां पाठ है, सामाजिक विज्ञान का 2 पाठ पूरा हो गया, तीसरा पाठ भी आज पूरा हो रहा है। तो ये आपके लिए छोड़ दिया हूँ कि देखते हैं कि हमने जो आपको पढ़ाया, बताया, समझाया उसका कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। तो ये पाठ आपके नाम, आप इस पर बहुविकल्पीय प्रश्न बनाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न बनाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाएंगे और उसको अच्छे से नोटबुक में लिखेंगे।
अब हम इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।